चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हेलो हेलो, मेरी आवाज? हाँ सर, आ रही है सर आवाज। चलो, तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देखा होगा, डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। बेसिकली डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं किसको है? डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग जो है कहते हैं ऐसा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसको और किस नाम से जाना जाता है? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग जिसको क्लिनिकली सिस्टेमिक या ऑर्गेनिक या फिर इट्राजोनिक काउज का पता न चले, तो काउज का पता न चले क्लिनिकल तौर पे, उसको जो है हम लोग डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में रखते हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें पेल्विक पैथोलॉजी जो होती है उसको इंक्लूड करते हैं, जैसे पीआईडी, पेल्विकुलर इन्फ्लामेटरी डिजीज, या कोई पेल्विक का ट्यूमर है वो, या फिर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो उसको इंक्लूड करते हैं इसमें। तो इसका डिफिनेशन लिखने को बोला जाए तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे? डीयूबी इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ एबनॉर्मल ब्लीडिंग। डीयूबी इज डिफाइंड एज abnormal uterine bleeding, defined as a state of abnormal uterine bleeding without any clinically detectable organic, systemic, heterogenic cause. Organic, systemic and heterogenic cause without any clinically detectable organic, systemic and heterogenic cause. ठीक है, फिर उसके आगे अंडर ब्रैकेट करके लिख दो pelvic pathology such as PID, pelvic pathology such as PID, tumor or pregnancy is excluded. Pregnancy are excluded. Is excluded. ठीक है, एक तो ये डिफिनेशन हो जाता है इसका। दूसरा, इसको इस तरह से और एक और तरीके से इसको डिफाइन किया गया है कि ये क्या नाम है? DUB is defined as a state of abnormal uterine bleeding. DUB is defined as a state of abnormal uterine bleeding. जो पहला सेंटेंस, पहला लाइन है उसमें सेम लाइन रहेगा, abnormal uterine bleeding following anovulation. State of abnormal uterine state bleeding, of abnormal uterine bleeding abnormal. following an ovulation due to an ovulation due to dysfunction of the hypothalamic pituitary ovarian axis. Hypothalamic pituitary ovarian axis. Hypothalamic pituitary ovarian axis. ठीक है,
तो जी इससे हमको ये समझ में आता है कि कोई भी ब्लीडिंग जिसका कोई ऑर्गेनिक कॉज क्या क्या बोले शाहिद इमाम? एक बार फिर से हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि इसमें सबसे पहले तीन चीजें देखो, तीन चीजें ध्यान रखने की बात है। एक ब्लीडिंग होगी जिसमें कोई ऑर्गेनिक इन्वॉल्वमेंट अमूमनतः नहीं होता है, सिर्फ पेल्विक पैथोलॉजी हो या फिर डायरेक्टली पेल्विक पैथोलॉजी को इंटरफेयर करता हो सेंटर। एक चीज ये। दूसरी चीज, कहीं भी साइकिल का मेंशन नहीं है कि साइकिल रेगुलर होगा इरेगुलर होगा। तीसरी चीज कि अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस या क्वांटिटी ऑफ ब्लड लॉस या फ्लो का टाइमिंग, इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ऑलिगोमेनोरिया भी हो सकता है, या ऐसा पॉलीमेनोरिया में भी हो सकता है, ऐसा मेट्रेजिया में भी हो सकता है, ऐसा हाइपोमेनोरिया में भी हो सकता है। इट मे माइट बी, ठीक है। जी तो ये तीन बातें ध्यान रखने वाली है इसमें। अगर नोट करना है तो नोट कर लो, की पॉइंट टू रिमेम्बर। यूट्राइन ब्लीडिंग, abnormal uterine bleeding without any systemic involvement, or abnormal uterine bleeding without any systemic involvement, or the pathology only around the pelvic, or पैथोलॉजी only around the pelvic। ठीक है, around the pelvic, and it may related with the hypothalamic pituitary axis, hypothalamic pituitary ovarian axis. It may related with the hypothalamic pituitary ovarian axis. Okay, number 1 की पॉइंट ये हो गया। नंबर 2, there is no relation with the cycle of menstruation. There is no relation with the length of cycle, with the length of cycle of menstruation. तीसरी चीज, there is no relation with the amount of blood loss in menstruation. There is no relation with the amount of blood loss in menstruation. ठीक है। ओके जी। अब इसके लिए अपने को
एक चीज सबसे पहले जानना जरूरी है, वो क्या है कि फिजियोलॉजिकल तौर पे जो मैकेनिज्म होता है हेमोस्टेसिस का, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन अकर होता है, वो क्या होता है ना? तभी तो हम एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग पढ़ पाएंगे ना। तो लिखिए पहले, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टेसिस, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ हेमोस्टेसिस in normal menstruation, in normal menstruation, Physiological mechanism of homeostasis. hemostasis, HAEMOSTASIS, हेमोस्टेसिस बेसिकली कहते हैं कि ब्लड का जो क्लॉटिंग और ये होता है उसको कहते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा ब्लड का ये चलता रहता है। ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, प्लेटलेट एडिशन फॉर्मेशन, प्लेटलेट एडिशन फॉर्मेशन, प्लेटलेट एडिशन। हाँ, सबसे पहले क्या होता है, प्लेटलेट एडिशन फॉर्मेशन। दूसरी चीज क्या होती है इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लाग विथ फाइब्रिन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लाग विथ फाइब्रिन, फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लाग विथ फाइब्रिन टू सील ब्लीडिंग वेसल्स, टू सील ब्लीडिंग वेसल्स। जैसे मेंस्ट्रुएशन हुआ, मेंस्ट्रुएशन में जैसे ब्लीडिंग हो रहा है तो उस पे बंद कैसे होगा, वो वहां पे प्लेटलेट जब जाके डिपॉजिट होगा तो वो फाइब्रिन, आप लोगों ने क्लॉटिंग ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम में पढ़ा होगा कोगुलेशन में कि पहले फाइब्रिन बनाता है, फाइब्रिन जो होता है वो मेस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग बंद होता है। ठीक है, क्लॉटिंग होता। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग विथ फाइब्रिन टू सील द ब्लीडिंग वेसल्स। तीसरा लोकलाइज वैसोकंस्ट्रिक्शन, तीसरा लोकलाइज वैसोकंस्ट्रिक्शन। चौथा रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, चौथा रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम, रीजनरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम। एंड पांचवा बायोकेमिकल मैकेनिज्म, बायोकेमिकल मैकेनिज्म। इसमें 3-4 मैकेनिज्म होते हैं। पहला मैकेनिज्म क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन 2 अल्फा एंड प्रोस्टाग्लैंडिन 2 प्रोस्टाग्लैंडिन एस्ट्रोजन 2, प्रोस्टाग्लैंडिन एस्ट्रोजन 2 का रेशियो, इंक्रीज इंडोमेट्रियल रेशियो ऑफ। इसमें 3-4 मैकेनिज्म होता है, वो क्या क्या होता है, जो बायोकेमिकल मैकेनिज्म है सर ना। हाँ, इसमें इंक्रीज इंडोमेट्रियल, पहला सर क्या पता है, पहला ही बता, इंक्रीज इंडोमेट्रियल रेशियो ऑफ, इंक्रीज इंडोमेट्रियल रेशियो ऑफ PGF2 अल्फा, PGF2 अल्फा जी, एंड PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन एस्ट्रोएडल 2। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो जो है एक दूसरे से वो बढ़ जाएगा।
जिसकी वजह से क्या होगा कि PGF2 अल्फा काउज करता है वैसोकंस्ट्रिक्शन, और वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लीडिंग कंट्रोल में आएगा। लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम होगा, ठीक है, रिड्यूस ब्लीडिंग। दूसरा फैक्टर PGF2 अल्फा जो है, इसका रेशियो PGE2 के बनिस्बत बढ़ जाएगा। जी नतीजे में क्या होगा, PGF2 अल्फा जो है ये इसको बढ़ाता है, क्या नाम है आपको, वैसोकंस्ट्रिक्शन को, लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन पैदा करता है। जब लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन पैदा होगा तो क्या होगा, सपोज करो कि यहाँ पे कोई जो है मेरा ब्लीड हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट कर दिया, यहाँ पे निचोड़ के पकड़ लिया, सिकोड़ के पकड़ लिया, तो क्या होगा, वहां पे ब्लीडिंग कमेगा कि नहीं कमेगा? जी हाँ, तो एक ये हो गया। दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज करता है। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है कि PGF2 अल्फा को इंक्रीज करता है। तो PGF2 अल्फा को जब इंक्रीज करेगा तो वापस से वो लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन पैदा कर देगा। तो एक में तो ये हो गया, एक में क्या हो गया कि दो तरह से PGF2 अल्फा जो है, एक तरफ ये प्रोस्टाग्लैंडिन एस्ट्रॉइडल 2 की वजह से रेशियो गड़बड़ाने की वजह से, दूसरी तरफ प्रोजेस्टेरोन की वजह से, तो PGF2 अल्फा बढ़ जाता है, तो लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन पैदा करता है, नतीजे में ब्लीडिंग कम हो जाता है। दूसरा होता है लेवल ऑफ इंडोथेलिन। लेवल इंडोथेलिन जो है, ये खुद में एक काफी पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर माना जाता है। ये खुद में एक पावरफुल वैसोकंस्ट्रिक्टर माना जाता है। तो जैसे ही लेवल ऑफ इंडोथेलिन बढ़ता है, तो वैसोकंस्ट्रिक्शन पैदा होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कम जाता है। ठीक है, हेलो जी। तीसरी चीज क्या हो जाती है इसमें कि आपको इन कोऑर्डिनेशन इन द हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, नॉर्मली इसमें कोऑर्डिनेशन होता है कि GnRH जितना देगा उतना जो है FSH रिलीज होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो है हमारा ये होगा। तो GnRH ये इंडोमेट्रियल क्या कहते हैं आपको, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इन कोऑर्डिनेशन ऑफ हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस इन कोऑर्डिनेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिक मैकेनिज्म होता है। अब अगर हम इसके काउज के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या इसके काउज हो सकते हैं, तो इसके काउज को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला होता है ओवुलर ब्लीडिंग, दूसरा होता है एनओवुलर ब्लीडिंग। पहला होता है ओवुलर ब्लीडिंग और दूसरा होता है एनओवुलर ब्लीडिंग। ओवुलर ब्लीडिंग में क्या क्या हो सकता है? ओवुलर ब्लीडिंग में आपको हो जाएगा कि पॉलीमेनोरिया या मेनोरेजिया,
पॉलीमेनोरिया या पॉलीमेनोरेजिया। दूसरा क्या हो जाएगा, ओलिगोमेनोरिया। एंड तीसरा क्या हो जाएगा, फंक्शनल मेनोरेजिया। तीसरा क्या हो जाएगा, फंक्शनल मेनोरेजिया। वही एनोवुलर ब्लीडिंग में क्या क्या हो जाएगा, सबसे पहले मेनोरेजिया, सबसे पहले मेनोरेजिया, दूसरा सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया, सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया। तीसरा इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया, तीसरा इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि वन बाय वन ये सब कैसे कैसे होता है तो उसको बता सकता हूँ, नहीं तो इसमें से तो जो है पॉलीमेनोरिया, मेनोरेजिया, उसके बाद ओलिगोमेनोरिया, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ कैसे कैसे क्या होता है। तो अगर जानना ही है तो दो तीन चीजें हैं, एक फंक्शनल मेनोरेजिया है, दूसरा सिस्टिक ग्लैंडुलर हाइपरप्लासिया है, और तीसरी चीज जो है ये है आपका क्या नाम है, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया। तो वन बाय वन सबको बता दूं या इसको ये करूं? बहुत 10 से 15 मिनट में बोलो क्या करूं, वन बाय वन सबको बता दूं कैसे कैसे कौन क्या काउंट करेगा। हाँ, सबसे पहले इसका एक इंसिडेंस लिख लीजिए, इंसिडेंस, इंसिडेंस या प्रीवैलेंस। उससे पहले इंसिडेंस या प्रीवैलेंस लिख लीजिए। इंसिडेंस ऑफ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, इंसिडेंस ऑफ डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। यूट्राइन ब्लीडिंग। ये इसका इंसिडेंस जो है अबाउट 10% होता है। ओवुलेटरी फीमेल में 10% के आसपास, यानी अबाउट 10% ऑफ इंसिडेंस इसका होता है। यानी आपकी ओपीडी में आने वाले मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में से लगभग 10% को डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होते हैं। सो शुड बी, इट इज ए वेरी कॉमन डिसऑर्डर। तो आपको इसके लिए प्रॉपर पता होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, वरना 10% पेशेंट को आप लॉस्ट कर सकते हैं। और जब 10% लॉस्ट होगा तो लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े लॉस हो सकते हैं। ओके, नहीं समझ में आ रहा है शाहिद इमाम क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज कट कट के आ रही है, अब मेरे तक तो कट के आ रही है। अगर किसी को सही से सुनने में आ रहा है तो वो मुझे बता सकते हैं। ओके, तो आप लोगों ने बताया नहीं, क्या करूं, वन बाय वन बताऊं? लिखिए, पॉलीमेनोरिया और पॉलीमेनोरेजिया। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं है, पता नहीं सब लोग रहते भी है लाइन पे कि नहीं रहते हैं। इस कंडीशन में जो इसको सबको बता दीजिए सर। इस कंडीशन में जो अमूमनतः डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है, उसमें क्या होता है कि ज्यादातर ये ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ या फिर एबॉर्शन
चाइल्ड बर्थ या एबॉर्शन, या फिर पीआईडी, चाइल्ड बर्थ या एबॉर्शन या पीआईडी, abortion, पॉलीमेनोरिया पॉलीमेनोरिया बता रहे सर। हाँ हाँ, चाइल्ड बर्थ, एबॉर्शन, पीआईडी, पीआईडी, एडोलसेंस और प्री मेनोपॉजल पीरियड में अमूमनतः ऐसा देखा जाता है, एंड प्री मेनोपॉजल पीरियड में ऐसा देखा जाता है। इसमें होता क्या है, हाँ देखा जाता है फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो होता है, जी, फॉलिकुलर डेवलपमेंट वो स्पीड हो जाता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्पीड हो जाता है, जिसकी वजह से जो फॉलिकुलर फेज होता है वो छोटा हो जाता है। कोई चीज स्पीड में बढ़ेगा तो जल्दी अपने मंजिल पे पहुंचेगा, तो टाइम कम हो जाएगा। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्पीड जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फॉलिकुलर फेज जो है वो छोटा हो जाता है। फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्पीड, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर बढ़ जाता है तो डेवलपमेंट फॉलिकुलर फेज छोटा हो जाएगा ना, फॉलिकुलर इंक्रीज फेज कर कम हो जाता है, जाएगा ना। ऐसे लिखो, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्पीड जी, resulting shortening of the follicular phase, shortening of the follicular phase फॉलिकुलर फेज, due to the this probably due to this happen, this phenomena happen probably due to hyperstimulation of hyperstimulation of follicular growth by FSH, follicular growth by FSH। इसके साथ ही क्या होगा कि इसमें लुटियल फेज जो है वो भी छोटा हो जाएगा। सो द लुटियल फेज sometime the luteal phase may be shortened due to premature lysis of the corpus luteum, due to premature lysis of the corpus luteum, due to premature lysis of the corpus luteum, corpus luteum. It may be related with the stress. It may be related or induced with the stress. It may be related or induced with the stress. Stress. ठीक है, तो ये पॉलीमेनोरिया में ये पैथोफिजियोलॉजी होता है, जिसकी पॉलीमेनोरिया या पॉलीमेनोरेजिया में ये पैथोफिजियोलॉजी होता है, जिसकी वजह से डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग होता है। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम लोग ओलिगोमेनोरिया की।